हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ रिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सिरसा के गुप्ता हॉस्पिटल में, जहाँ पे डायबिटीज़ डे के ऊपर हम डॉक्टर बजरंग गुप्ता जी से बात करेंगे। पहले उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं। हेलो सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर बजरंग गुप्ता, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट गुप्ता हॉस्पिटल सिरसा। वीडियो के माध्यम से अपने सिरसा वासियों को डायबिटीज़ के बारे में कुछ अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूं, जिससे कि आने वाले समय में आप डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बेसिकली डायबिटीज़, जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं, जिसके अंदर शुगर लेवल जो हमारे ब्लड का है एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चला जाता है, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आप बात करो वर्ल्ड में, तो हम इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस डायबिटीज़ के मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ को डिफ़ाइन करने का बेसिकली एक क्राइटेरिया है, जिसके अंदर 3 तरह के पैरामीटर्स हैं। जैसे एक खाली पेट की शुगर, जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, अगर उसका लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो पेशेंट डायबिटीज़ की रेंज में है। दूसरा होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, मींस नाश्ते के 2 घंटे बाद की शुगर। अगर उसका लेवल 200 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ की क्राइटेरिया में आता है। तीसरा होता है एक 3 महीने की एवरेज शुगर, जिसको बोलते हैं HbA1c। अगर वो 6.5 से ज़्यादा आ रहा है तो पेशेंट डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में है। तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट प्री डायबिटिक रेंज में है, नॉन डायबिटिक है या डायबिटिक है। सर, डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है? इसके बाद फिर आता है डायबिटीज़ किस टाइप की है। बेसिकली काफ़ी टाइप्स होती है, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ है डायबिटीज़ वो टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप की होती है। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस ये है कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं उसको। डिपेंडेंस का मतलब हमारी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज में होती है वो काम करना बंद कर देती है और इंसुलिन बनना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो इन मरीजों को हमें सिर्फ इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है। ये मरीज़ मेडिसिन ओरल टैबलेट से काम नहीं करते। ये ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में मिलते हैं बिलो 30 ऑफ एज। दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसके अंदर हमारी बीटा सेल्स काम करती है, इंसुलिन भी बनता है, लेकिन वो रेसिस्टेंट होता है, वो बॉडी उतना यूज़ नहीं कर पाती। इसलिए उसके अंदर हमें मेडिसिन में और विद इंसुलिन एंड विदाउट इंसुलिन मेडिसिन डिपेंड ऑन द कंडीशंस वो काम चल जाता है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है और 80% ऑफ द पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। सर, डायबिटीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इसके हमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मतलब एक सिंगल पर्सन को नॉर्मली लाइफ जीते हुए कब पता लगता है कि मुझे डायबिटीज़ हो चुकी है? डायबिटीज़ एक्चुअली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। बहुत सारे लोगों में बड़ा लेट सिम्टम्स आते हैं। जब हमारे पास जैसे कई बारी पेशेंट्स आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं और उनसे बात करते हैं तो पता लगता है उनको पता ही नहीं था उनके शरीर में 400 शुगर लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता। तो बेसिक जो सिम्टम्स है, अगर आप न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ की बात करो तो जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, वेट लॉस होना, भूख ज़्यादा लगना, आंखों का धुंधलापन आना, जख्म का ना भरना, ये सब इनिशियल सिम्टम्स है। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है जो लॉन्ग रन डायबिटीज़ पेशेंट्स में हो जाता है। अगर आप कॉम्प्लिकेशन की बात करो तो सिर से लेके पैर तक लगभग हर जगह को डायबिटीज़ नुकसान करती है। जैसे आंखों के अंदर हमारी पुतलियां ख़राब करती है, उससे ब्लाइंडनेस होती है। अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करें ना ब्लाइंडनेस की, तो सबसे बड़ा कोज है डायबिटीज़, जिसकी वजह से फ्यूचर में ओल्ड एज में ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर ये किडनी पे बहुत असर करती है लॉन्ग रन डायबिटीज़, किडनी फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट। हार्ट के ऊपर भी असर होता है, हार्ट डिजीज़ होती है। पैरों की नसें ख़राब होने लगती है, जिससे कि पैरों में सूनापन, जलन, ये सब चीज़ें होती है। कुछ केसेस के अंदर पैरों में अल्सर बन जाते हैं और पेशेंट्स को अपने पैर कटवाने तक भी पड़ते हैं। मतलब ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस है। सर, इसमें किन किन एज में ये ज़्यादा हो सकती है? रिस्की मतलब किस किस एज में इस फैक्टर हो सकते हैं इसके? अगर आप डायबिटीज़ की बात करो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलेंगे। कुछ तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे कि अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री, वो एक नॉन मॉडिफाइबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस पर्सन की फैमिली हिस्ट्री है उसको डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है फिजिकल इनएक्टिविटी। जो लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल इनएक्टिविटी है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा है। तीसरा एज, एक 45 ईयर ऑफ एज के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं।
और तीसरा, जैसे कुछ लोगों में जिनमें बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उनको भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी कुछ केसेस के अंदर डायबिटीज़ इंड्यूस करती है, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है, जिस बंदे में ये रिस्क फैक्टर हो उसको अपना रेगुलर मॉनिटरिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स पर्सन्स के। हाँ जी। सर, हम नेक्स्ट में इनकी डायबिटीज़ के बचाव के लिए क्या क्या पर्सन रूटीन में यूज़ कर सकते हैं? देखो, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमारा जो है मेन एम है कि हमें इसे कैसे बचाया जा सकता है या कैसे ट्रीट किया जा सकता है इसको। तो सबसे पहले 2 तरीके हैं। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि दवाई शुरू करने से पहले हमें अपनी दिनचर्या चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कई तरीके से है, जैसे आप जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स पर वीक पर डे, 5 डेज, हाँ 5 डेज इन ए वीक, सबसे पहला काम। उसके बाद आता है डाइट, एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट डाइट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ डाइट एट रेगुलर इंटरवल। मतलब आप 3 जो मील लेते हो उनका इंटरवल ठीक हो, उसके अंदर जो कंटेंट ले रहे हो वो अच्छा हो, जिसके अंदर प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो, और अल्कोहल कम से कम यूज़ किया जाए, स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करनी है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है, कम सोल्ट, अच्छा ज़्यादा पानी, ये सब चीज़ें हैं जो डाइट में हेल्प करती है। ये सब आप लाइफ मॉडिफिकेशन का पार्ट है। उसके बाद जिन लोगों को लाइफ मॉडिफिकेशन करने के बावजूद भी डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है, शुगर ज़्यादा रहता है, तो उनको फिर मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ता है। मेडिसिन के अंदर कुछ दवाइयाँ आती है जो हम बाय ओरल ले सकते हैं, या फिर कुछ इंसुलिन्स आते हैं। मतलब दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग मेडिसिन आती है जो ट्रीटमेंट के हेल्प करती हैं। सर, लोगों का मानना है कि बहुत अधिक शुगर हम यूज़ करने से, काफ़ी लोग मीठे के शौकीन होते हैं, उनसे ही डायबिटीज़ होती है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उनमें बड़ा सेलेक्टिव चीज़ें आप खा सकते हो, जिसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स है, मिठाई नहीं खानी होती, जिसमें डायरेक्ट शुगर यूज़ होता है वो नहीं है, हाई फैट डाइट नहीं लेना होता। तो जिन लोगों में शुगर है उनको तो 100% परहेज़ करना पड़ेगा। हाँ जी। डॉक्टर ने हमें डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ बताया। एटलीस्ट हम सर आपसे जानना चाहते हैं कि इस डायबिटीज़ को लेकर आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं अपने सिरसावासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसके घर में भी डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर है वो अपना रेगुलर डायबिटीज़ चेक करवाएं। साल में एटलीस्ट एक बार रेगुलर चेकअप हो। जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी वो टाइम पे मेडिसिन ले, एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल रखे और फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर बढ़ाए। जो वॉकिंग है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसका काफ़ी पॉजिटिव रोल होता है, उससे आपकी मेडिसिन भी लिमिट रहती है। तो मैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे यही संदेश देता हूँ कि आप अपना रेगुलर डायबिटीज़ चेकअप कराएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। डॉक्टर बजरंग गुप्ता से हम मिले और हमें बहुत कुछ डायबिटीज़ के बारे में पता लगा। आज डायबिटीज़ डे पर सर ने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दी कि हम अपनी दिनचर्या को चेंज करके, हमें रूटीन के जो शेड्यूल है उसको चेंज करके, अपनी डाइट अच्छी करके हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम।